तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? सेल क्या होता है, सेल थ्योरी देखे थे और सेल का शेप वगैरह देखे थे। आज जो हम लोग देखेंगे वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। उसमें से आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सिंपली समझिए कि सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में बेसिकली डिफरेंस क्या है वो समझिए, ठीक है। जैसे हर सेल, हर कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है, डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। यहाँ पे भी एक सेल लेते हैं और इसके भी अंदर डीएनए आरएनए, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए आरएनए या जो भी है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता है। और यूकैरियोटिक सेल के ऊपर न्यूक्लियस में कवर होता है, मतलब डीएनए आरएनए के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है वो क्या कहलाता है? प्रोकैरियोटिक सेल। और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक सेल। पहला बेसिक डिफरेंस समझ में आया। और कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके डीएनए पे या जेनेटिक मटेरियल पे उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है? तो वो है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया है। कौन है वो? बैक्टीरिया। समझ पा रहे हैं? तो वो है बैक्टीरिया। कोई दिक्कत क्या है? तो बैक्टीरिया किस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आर.एच. विटेकर ने बैक्टीरिया को किस किंगडम में रखा है बताइए? मोनेरा में। किसमें? किंगडम मोनेरा। यानी जो मोनेरा किंगडम से या फिर जो बैक्टीरिया से रिलेटेड चीज होगा उसका जो डीएनए होगा या आरएनए, जो भी चीज न्यूक्लियिक जेनेटिक मटेरियल होगा, उसके ऊपर कोई कवर, कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। और इसके साथ ही इसमें मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। समझ पा रहे हैं? और ये सारा चीज इसमें नहीं होगा। समझ पा रहे हो? बैक्टीरिया में तुमको मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, वो सब होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उस सेल के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक समझ पा रहे हैं? तो आखिर मान लो कि इस बैक्टीरिया में, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? एनर्जी प्रोवाइड करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम अगर है एनर्जी प्रोवाइड करना, तो फिर ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया है इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो फिर इसमें कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? तो इसके प्लेस पे यहाँ पे क्या होगा? गोल्जी बॉडी है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके जगह पे इसमें क्या होगा जो इसी का काम प्रोकैरियोटिक सेल में कर रहा होगा? वो सब के बारे में समझना है कि आखिर कोई सेल है तो उसमें एनर्जी तो चाहिए ना, और एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो कुछ तो वही उसके जगह पे कुछ तो उसका दूसरा ऑप्शन तो होगा जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये सब चीजों को यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब देखिए, इतना पार्ट समझ गए, अब एनसीईआरटी को आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल, तो द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। यानी प्रोकैरियोटिक सेल को कौन रिप्रेजेंट करता है? बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
और बैक्टीरिया ही कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या एक तरह का बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होता है। क्या होता है, सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होता है। और वो बैक्टीरिया जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है, यही है माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। समझ पा रहे हो, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया ही है, लेकिन उसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं। समझ पा रहे हो। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी क्या है, बैक्टीरिया का ही ग्रुप में आता है, ये भी यूकैरियोट में आएगा। इसके भी न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। समझ पा रहे हो। दे आर जनरली स्मॉलर, मतलब जनरली ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है। एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली, और ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है। यानी एक बैक्टीरिया से 1,00,000 बैक्टीरिया बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। देन द यूकैरियोटिक सेल्स, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, जैसे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जैसे अमीबा वगैरह नाम सुने हैं, फंगस, फंगस यानी फंगाई, एनिमल, प्लांट, ये सब जो है वो कैसा सेल से बना है, यूकैरियोटिक से। तो ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसका सेल बहुत तेजी से मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, मतलब एक सेल से 1,00,000 सेल बनने में बहुत टाइम ले सकता है ये। समझ पा रहे हो, अरे बोलो समझ पा रहे हो ना। ओके। दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका शेप और साइज अलग अलग तरह का हो सकता है, वैरी करेगा। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर, और बैक्टीरिया का जो 4 बेसिक शेप है वो है बैसिलस, बैसिलस किसको बोलेंगे, जो रॉड लाइक होगा, छड़ के जैसा होगा, उसको क्या बोलेंगे, बैसिलस। कोकस किसको बोलेंगे, जो स्फेरिकल होगा, बॉल के जैसा होगा। समझ पा रहे हो। विब्रियो किसको बोलेंगे, जो कॉमा शेप का होगा, ये तो एनसीईआरटी में होना चाहिए स्ट्रक्चर, कॉमा शेप का होगा। और एस्पिरुलम किसको बोलेंगे, जो स्पाइरल शेप का होगा। किस तरह का होगा, स्पाइरल शेप का होगा, उसको क्या बोलेंगे, एस्पिरुलम। ये यहाँ पे अगर नहीं होगा तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है ना, जहां पे हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़े, प्रोटिस्टा पढ़े, फंजाई पढ़े, वहां पे होगा। ठीक है, तो यहां तक समझ पा रहे हैं। और ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो फंडामेंटली सिमिलर इवन द प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, इसको अच्छे से समझिएगा। बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोकैरियोटिक सेल का है वो फंडामेंटली सिमिलर, मतलब बहुत सारा बैक्टीरिया का अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखोगे तो आपको बहुत सारा बैक्टीरिया जो है दिखेगा एक जैसा, आ रहा समझ में। लेकिन organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shape and function। मतलब शेप इसका अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, फंक्शन अलग हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सिंपल है। मतलब जनरली ये सेल्यूलर फॉर्म में पाया जाता है, नहीं तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत आपस में ग्रुप बना करके भी रह सकता है। ठीक है, समझ पा रहे हो यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा, पहले इस फिगर को देखिए। ये फिगर में क्या दिखाया है, ये एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कहने का मतलब है ये वो सेल है जिससे प्लांट, एनिमल या फिर जो फंगस है वो सब बना हुआ है, प्रोटिस्टा जो है उससे बना। उसमें देखोगे तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, इसके ऊपर कवर है, चारों तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। समझ पा रहे हैं, ये गोल्जी बॉडी है। क्लियर है यहाँ तक या कंफ्यूजन हो रहा है। इसके ऊपर में ये जो राइबोसोम है, वो डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो राइबोसोम है, जो चिपका हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर और न्यूक्लियस के ऊपर। समझ पा रहे हैं यहाँ तक।
और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो एक टिपिकल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बारे में दिखा रहा है। ये वो बैक्टीरिया जो रॉड शेप का है, कैसा है, रॉड शेप का, और इसमें जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला है ये फ्लैजेला है, क्या है, और ये वो बैक्टीरिया है जिसके ऊपर सेल वॉल भी नहीं है, सबसे छोटा में स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये काउंट होता है। पीपीएलओ पिल्यूरोलाइक ऑर्गेनिज्म, जिसमें माइकोप्लाज्मा आ जाता है, इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर के बराबर है। नॉर्मल बैक्टीरिया का जो साइज होता है 1.2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर समझते हो या नहीं, नहीं समझते हो तो लिख लो, म्यू इक्वल टू 10⁻⁻⁶, इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है। और वायरस की अगर बात करें तो वो 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, यानी वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। अगर आप यूकैरियोटिक सेल का साइज देखोगे तो उसका 10 से 20 माइक्रोमीटर हो सकता है। यहां तक समझ पाए, ये डायग्राम को अच्छे से समझ गए। चलिए अब देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा, एक सेल के बाहर क्या होता है, सेल का सबसे आउटर सरफेस में अगर आप देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। आ रहा समझ में, ये सेल मेम्ब्रेन चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों में होगा। सेल मेम्ब्रेन चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो चाहे वो मतलब बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, कुछ भी हो, सबके सेल में सेल मेम्ब्रेन होगा। उसके बाहर हो सकता है किसी के ऊपर सेल वॉल होगा, किसी में सेल वॉल नहीं होगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सब में होगा, ठीक है। तो चलिए देखिएगा क्या लिखता है, लिखता है कि प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, यानी बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर से सेल वॉल भी है, लेकिन किसमें नहीं है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल भी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। और सेल के अंदर फिर क्या होता है, कोई सेल है, सेल मेम्ब्रेन से बना है, तो फिर इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, और जो फ्लूइड मैट्रिक्स है जो सेल के अंदर है वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोट में। क्यों नहीं होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, ठीक है। नेकेड कहने का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई कवर नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। नॉट इन्वेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नेकेड कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है जेनेटिक मटेरियल, यानी सेल के अंदर जो डीएनए आरएनए है इसके ऊपर कोई कवर नहीं है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, अब जो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो बैक्टीरिया है उसमें तो जीनोमिक डीएनए तो है ही, जिसमें सिंगल क्रोमो इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए मैनी बैक्टीरिया हैव a small circular DNA outside the genomic DNA, यानी बहुत सारे बैक्टीरिया में ऐसा देखा गया है कि जो जीनोमिक डीएनए है उसके अलावा, जीनोमिक डीएनए के अलावा एक सर्कुलर डीएनए, मतलब ये जीनोमिक डीएनए है और इसके बगल में यहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए भी है। समझ पा रहे हैं, ये हो गया आपका जीनोमिक डीएनए, ये हो गया आपका जीनोमिक डीएनए, और ये हो गया आपका एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जीनोमिक डीएनए होने के साथ साथ एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट रहता है। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। तो ये जो सर्कुलर डीएनए, मेन डीएनए के अलावा जो बैक्टीरिया में एक और सर्कुलर डीएनए होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया, और ये जो एक्स्ट्रा डीएनए है इसमें
ये एक अलग तरह का कैरेक्टर देता है। किसको? बैक्टीरिया को। और किस तरह का बेनिफिट पहुंचाता है ये बैक्टीरिया को, अगर ये देखोगे तो वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। और बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है, यानी बैक्टीरिया को हम एंटीबायोटिक दे करके खा करके हम लोग मारना चाहते हैं, या फिर बाहर में एंटीबायोटिक दे करके मारना चाहते हैं, वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से बचने का उपाय ढूंढ लेता है। और उसमें कौन मदद करता है? उसमें मदद करता है प्लाज्मिड। कौन मदद करता है? प्लाज्मिड। आ रहा समझ में? इन हायर क्लासेज यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। क्लास 12 में, हायर क्लासेस नहीं, बस तुम जस्ट क्लास 12 में जब चले जाओगे तुम वहां जाकर के पढ़ोगे कि कैसे ये बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा डीएनए है प्लाज्मिड, इसके थ्रू हम कुछ बैक्टीरिया जिसके डीएनए को हम चेंज करते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं, उसको समझ पाते हैं कि किसमें डीएनए चेंज हुआ है और किसमें डीएनए चेंज नहीं हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है जिसमें इसके बारे में और पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां तक समझ पा रहे हैं? यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर आगे क्या लिखता है? आगे लिखता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो किसमें पाया जाता है? यूकैरियोट। यानी जो यूकैरियोटिक सेल है उसके न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होता है। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स, यानी वो ऑर्गेनल जैसा यूकैरियोट्स में होता है वैसा एक भी ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स में वैसा कोई भी ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। और फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, सिर्फ राइबोसोम को छोड़ करके। एक राइबोसोम जो है वो यूकैरियोट में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है। समझ पा रहे हैं यहां तक? प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूजन। और ध्यान से सुनिएगा, तो प्रोकैरियोट में एक यूनिक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन। क्या बोलते हैं? इंक्लूजन। यानी प्रोकैरियोट में एक एबिलिटी है जिसके कारण ये अपने बॉडी के अंदर कुछ कुछ चीजों को रख सकता है इंक्लूजन बॉडी बना करके। क्या बना करके? इंक्लूजन बॉडी बना करके। या फिर ऐसा समझो कि जो प्रोकैरियोट का जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर के तरफ मुड़ जाएगा। किधर? अंदर के तरफ। और एक पॉच बना लेगा। समझ पा रहे हैं? और इस पॉच के अंदर वो सारा केमिकल ये यहां पे रख सकता है जो केमिकल यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, जो केमिकल यूकैरियोट में गोल्गी बॉडी के पास है, वो सारा केमिकल ये अलग अलग सेल मेम्ब्रेन का पॉच बना करके रख सकता है। समझ पा रहे हैं? और ये जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, जो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बढ़ गया है, वही सेल मेम्ब्रेन एक पॉच का जैसा स्ट्रक्चर बना देगा, पैकेट बना देगा, और उसी में बहुत सारा केमिकल्स बैक्टीरिया रख पाएगा। और उसके कारण बैक्टीरिया अपना माइटोकॉन्ड्रिया का जैसा काम, गोल्जी बॉडी के जैसा काम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसा काम ले पाएगा। समझ पा रहे हो? तो वही बोल रहा है कि प्रोकैरियोट्स में एक यूनिक चीज है। और वो यूनिक चीज क्या है? प्रोकैरियोट्स में यूनिक चीज है इंक्लूजन। स्पेशलाइज्ड, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में समझते हैं। जो अभी बता रहे थे उसी चीज को एनसीईआरटी यहां लिखता है। देखिए क्या लिखता है कि अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम। ये तो इंक्लूजन बॉडी है ही जिसमें ये केमिकल को रख रहा है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड मतलब मॉडिफाइड, मतलब सेल मेम्ब्रेन चेंज होकर के क्या बना दे रहा है? मेसोसोम बना रहा है। क्या बना रहा है? इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। और ये प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया का पहचान है कि वो मेसोसोम बनाता है। क्या बनाता है? मेसोसोम बनाता है। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये मेसोसोम है क्या? ये मेसोसोम सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है, मतलब अंदर के तरफ सेल मेम्ब्रेन मुड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं? और जो पैकेट बनाया है जिसमें वो और केमिकल को रख सकता है, वही क्या कहला रहा है? मेसोसोम कहला रहा है। क्या कहला रहा है?
और यही मेसोसोम, कुछ मेसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का काम कर सकता है, कुछ मेसोसोम गोल्गी बॉडी का काम कर सकता है, कुछ मेसोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम कर सकता है। समझ पा रहे हैं यहां तक? चलिए अब देखते हैं सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, कि जो बैक्टीरिया के सेल के ऊपर का जो कवर है और उसमें क्या क्या चेंजेज आता है और किस किस तरह का कवर बनता है, इस चीज के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सेल एनवेलप और जो बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल कवर है, सेल के ऊपर इन्वेलप है, कवर है, यानी सेल वॉल जो है वो कौन कौन से टाइप का है और उसका किस तरह से मॉडिफिकेशन हुआ है, मतलब अलग अलग तरह का कौन कौन सा सेल इन्वेलप डेवलप हुआ है बैक्टीरिया में। अब इस चीज को हम लोग समझेंगे। समझ पा रहे हैं यहां तक? ओके। तो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, जो मैक्सिमम प्रोकैरियोटिक सेल्स है, पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, यानी हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? बैक्टीरिया का, हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप, यानी उस सेल के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल का कवर होता है। सिंपल मटेरियल का नहीं, कॉम्प्लेक्स, जटिल मटेरियल है, इजी नहीं है, आसान नहीं है वो केमिकल। ठीक है। द सेल इन्वेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। और बैक्टीरिया के, अगर मान लो कि ये बैक्टीरिया है तो इसके ऊपर, बैक्टीरिया अगर ये मान लो कि ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, तो इसके ऊपर जो सेल इन्वेलप है उसमें 3 लेयर, कितना लेयर है? ये अगर सेल इन्वेलप है तो इसमें 3 लेयर है। कितना लेयर है? 3 लेयर है। समझ पा रहे हैं? कितना लेयर है? 3 लेयर है। तो जो सेल इन्वेलप है वो क्या कंसिस्ट करता है? टाइटली बाउंड, मतलब एक दूसरे से बहुत टाइटली चिपका हुआ 3 लेयर स्ट्रक्चर है। जो आउटर मोस्ट है, जो सबसे बाहरी है, अंडरलाइन कीजिएगा एनसीईआरटी में, जो सबसे आउटर मोस्ट है वो क्या कहलाता है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहलाता है? फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सबसे बाहर में क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद क्या है? सेल वॉल है, और सबसे नीचे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये बात समझ में आया? बैक्टीरिया के सब 3 लेयर जो है, बैक्टीरिया के सबसे बाहर में, बैक्टीरिया के सबसे बाहर में क्या प्रेजेंट है? ये मान लो बैक्टीरियल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे, और ये इसका सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर सेल वॉल और इसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स। तो 3 लेयर है ये। समझ पा रहे हो? ओके। तो अल्दो ईच लेयर ऑफ द इन्वेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, ये तीनों लेयर जो है बैक्टीरिया के ऊपर, सबका अलग अलग फंक्शन है, लेकिन ये तीनों मिल करके प्रोटेक्शन यूनिट बनाता है, प्रोटेक्टिव, यानी इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन है, लेकिन ये तीनों साथ में मिल करके, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स आपस में मिल करके ये तीनों बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन करने का भी काम करता है। क्लियर है यहां तक? Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram। ध्यान सुनिएगा, ग्राम एक साइंटिस्ट का नाम है। तो क्या बोला है ना कि बैक्टीरिया को आप 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? किस डिफरेंस के बेसिस पे? तो उसका सेल इन्वेलप किस मटेरियल से बना है, और जो ग्राम ने जो केमिकल बनाया था, जिस केमिकल के थ्रू हम लोग बैक्टीरिया को पहचान सकते हैं, वो केमिकल देने से कुछ बैक्टीरिया का कलर चेंज हो जाता है, कुछ बैक्टीरिया का कलर नहीं चेंज होता है। तो उसके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब मान लो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव किसको बोलेंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसको बोलेंगे, वो बैक्टीरिया जो टेकअप द ग्राम स्टेन, जो ग्राम ने केमिकल बनाया था, वो केमिकल डालने के बाद जिस बैक्टीरिया का कलर, स्टेन मतलब कलर, दाग धब्बा, वो अगर चेंज हो जाए, समझ पा रहे हैं, तो उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे?
gram positive, and the other that do not are called gram negative bacteria. वो बैक्टीरिया जिस बैक्टीरिया के ऊपर हम ग्राम ने जो केमिकल बनाया था उस केमिकल को डालें और उस बैक्टीरिया का कोई कलर चेंज ना हो, तो उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम ने जो केमिकल बनाया था उस केमिकल के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब आते हैं कि ये तो समझ चुके हो कि बैक्टीरिया के ऊपर सबसे पहले क्या है? अंदर से अगर देखें तो सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर क्या है? सेल वॉल, और उसके ऊपर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ध्यान सुनना, ये हर बैक्टीरिया में एक जैसा नहीं है। कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स अलग अलग तरह का है। तो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग केमिकल का बना हुआ है और अलग अलग मोटाई भी है उसका, ठीक है। इट कुड बी अ लूज शीथ। कुछ बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो लूज कवर है, लूज है, समझ पा रहे हैं, और सॉफ्ट कवर है, तब उसको बोला जाएगा स्लाइम लेयर। क्या बोला जाएगा? स्लाइम लेयर। जबकि कुछ बैक्टीरिया में while others it may be thick, कुछ में ये मोटा है, टफ, हार्ड है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। अब सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। अब बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल वॉल है वो बैक्टीरिया को टफ बनाता है, हार्ड बनाता है, उसका शेप प्रोवाइड करता है और उस बैक्टीरिया को सिकुड़ने से और फूलने से, कोलैप्स होने से, मोटा होकर के फटने से बचाता है। समझ पा रहे हैं? तो कोई भी बैक्टीरिया के अंदर जब, या कोई भी सेल के अंदर जब लिक्विड जाता है, वाटर जाता है, तो या तो वो स्वेल कर सकता है या तो वो सिकुड़ सकता है, लेकिन श्रिंक कर सकता है। तो श्रिंक और स्वेल होकर के वो डिस्ट्रॉय ना हो, खराब ना हो, फटे नहीं, टूटे नहीं, इसमें कौन मदद करता है? सेल वॉल मदद करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये तो पता ही है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टेड मटेरियल को अंदर बाहर होने देता है एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और आउटसाइड यानी बैक्टीरिया के बाहर लिक्विड में कौन कौन सा केमिकल है, क्या है, समझ पा रहे हैं? उसको कितना अंदर आने देना है, कितना बाहर जाने देना है बैक्टीरिया से, इस चीज को कौन कंट्रोल करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। यानी जो सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट में जिस मटेरियल का और जिस चीज का जैसा बना है, वैसा ही सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट है। सेल मेम्ब्रेन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम। थोड़ा देर पहले बता चुके थे कि बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन अंदर के तरफ फोल्ड होकर के, मुड़ करके क्या बनाता है? मेसोसोम बनाता है। क्या बनाता है? मेसोसोम। तो एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, क्या कहला रहा है? मेसोसोम, विच इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। यानी सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन बढ़ करके, मुड़ करके किस चीज का फॉर्मेशन किया है? मेसोसोम का। ठीक है। These extensions are in the form of, और ये जो एक्सटेंशन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ करके जो चीजें बनाया है, ये वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब यानी ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, और लेमिला के फॉर्म में हो सकता है। वेसिकल्स जनरली राउंड मतलब गोल स्फेरिकल बॉडी टाइप का होता है, समझ पा रहे हैं? ट्यूब के जैसा हो सकता है, किसके फॉर्म में हो सकता है? ट्यूब के जैसा हो सकता है, ट्यूब्यूल्स, और मान लो कि लैमिला के फॉर्म में हो सकता है। लैमिला के फॉर्म में यानी एक मान लो चपटा चपटा लेयर लेयर के फॉर्म में, जिस तरीके से हम लोग किताब को सजा करके रखते हैं ना, उस तरीके से स्क्वायर स्क्वायर टाइप का प्रेजेंट हो सकता है, या क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल टाइप का। समझ पा रहे हैं? ओके। दे हेल्प इन, ध्यान देना। अब बताओ यहाँ पे जो यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो गोल्जी बॉडी है, ये सब करता क्या है? ये सब सेल वॉल बनाने में मदद करता है, सेल के ऊपर कुछ दूसरा चीज बनाने में, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसको करने में, एनर्जी डेवलप करने में, प्रोटीन बनाने में, यही सब तो इसमें मदद करता है। तो मेसोसोम जो होगा बैक्टीरिया में, वो भी क्या करेगा? एनर्जी देगा, प्रोटीन बनवाएगा,
सेल वॉल बनवाएगा। जो जो फंक्शन यहाँ पे ये सब करता है वही ऑर्गेनल का फंक्शन यहाँ पे मेसोसोम करेगा। तो दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन होना चाहिए आगे। तो ये जो मेसोसोम है वो बैक्टीरिया में किस चीज में मदद करेगा? सेल वॉल फॉर्मेशन में। किसमें मदद करेगा? सेल वॉल फॉर्मेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए को डिवाइड करने में, डीएनए को डबल करने में, डिस्ट्रीब्यूशन डीएनए को दो पार्ट में बांटने में, ये सब में मदद करेगा। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? रेस्पिरेशन तो ही करता है, ऑक्सीजन का यूज करके पायरुवेट को तोड़ करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये मेसोसोम बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन का भी काम करेगा। सिक्रीशन प्रोसेस कुछ केमिकल भी बनाएगा और इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाएगा और उसके अंदर कुछ एंजाइम कंटेंट भी होगा। मतलब लाइसोसोम का नाम सुने हो ना, जो यूकैरियोटिक सेल में एंजाइम भर के रखता है। लाइसोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन होता है और बैक्टीरिया के में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कुछ है नहीं, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ मोड़ेगा और उसमें एंजाइम भर के रखेगा। आ रहा समझ में? तो वो सारा काम इसमें मेसोसोम कर रहा है। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, जैसे कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे साइनोबैक्टीरिया है, समझ पा रहे हैं? देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, इसमें और भी कुछ होता है जो मेम्ब्रेन मुड़ करके उसके अंदर जमा करके रख सकता है। समझ पा रहे हैं? इनटू द साइटोप्लाज्म। एक्चुअल में उसको क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उसके अंदर पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट। क्योंकि प्लांट सेल जो है, जो यूकैरियोटिक सेल है प्लांट सेल, तो उस सेल के अंदर क्या होता है? प्लास्टिड्स होता है। क्या होता है? जिसमें क्लोरोफिल हो सकता है, समझ में आ रहा है? रेड पिगमेंट हो सकता है और फ्यूकोजेंथिन हो सकता है। ये सब नाम सुने हैं ना? तो इसी तरह से एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसके अंदर क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। तो वो क्लोरोफिल कहाँ रहेगा? क्योंकि इसके अंदर तो क्लोरोप्लास्ट है। ये जो सेल है यूकैरियोट, इसमें हो सकता है कि क्लोरोप्लास्ट हो अगर प्लांट सेल है तो। इसमें तो क्लोरोप्लास्ट है नहीं, तो ये जो मेसोसोम बनाया है अंदर की तरफ, उसी में ये पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल वगैरह भर करके रख सकता है। आ रहा समझ में? अरे बोलो, इतना आसान भाषा में एनसीईआरटी बता रहा है, लेकिन कुछ समझे तब तो। सब नोट्स के चक्कर में पढ़ा है ना। तो सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर्स होता है जिसके अंदर पिगमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। मोटाइल का मतलब होता है मूव करना। क्या करना? मूव करना। और नॉन मोटाइल मतलब जो कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो मूव कर सकता है लिक्विड में, और कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो लिक्विड में मूव अगर मूव करेगा। इफ मोटाइल, तो मोटाइल कोई लिक्विड में तुमको पानी में अगर हम डाल दें तो तुम कैसे मूव करोगे? तुम्हारे पास हाथ पैर है, उसको हिलाओगे तब तुम पानी में मूव करोगे। तो बैक्टीरिया के अंदर कुछ तो हाथ पैर होना चाहिए ना, जिससे वो मूव कर सके। तो बैक्टीरिया में फ्लैजेला होता है। क्या होता है? फ्लैजेला, जिसके थ्रू ये किसी फ्लूइड में मूव कर सकता है। तो बैक्टीरिया सेल मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर बैक्टीरिया मोटाइल होगा, अगर मूव करेगा, तो दे हैव थीन फिलामेंटस एक्सटेंशन। तो उसमें एक पतला पतला चीज होगा जो बाहर निकला होगा फिलामेंट धागा के जैसा, उसको क्या बोलेंगे? फ्लैजेला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लैजेला। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। तो बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया में कम फ्लैजेला है, कुछ बैक्टीरिया में ज्यादा फ्लैजेला है। कुछ बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला है वैसे देखो, कुछ बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला है वो 2 है, कुछ में ज्यादा है। कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजेला टॉप पॉइंट पे एपिकल है, कुछ में बैक्टीरिया एक एपिकल है, किधर निकला हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग तरह का अलग अलग बैक्टीरिया में फ्लैजेला का भी अरेंजमेंट देखा जाता है। समझ पा रहे हो यहां तक? बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट। अब इस फ्लैजेला का कितना पार्ट है? 3 पार्ट है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडीज। आ रहा समझ में? फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडीज। तो इसको समझिए, किसी बैक्टीरिया में जो फ्लैजेला इधर बाहर निकला हुआ है, यह फिलामेंट क्या है, और जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में है, समझ पा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा हुक। क्या कहलाएगा?
और यहाँ पे जो पोर्शन होगा ये कहलाएगा बेसल बॉडी। अंदर में जो पोर्शन होगा वो क्या कहलाएगा? बेसल बॉडी। तो ये फिलामेंट हो गया, ये हुक हो गया, ये बेसल बॉडी हो गया। समझ पा रहे हैं? द फिलामेंट, ध्यान देना, जो फिलामेंट होगा वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होगा, एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस, और वो सेल सरफेस से बाहर की तरफ निकला होगा, मतलब ये पोर्शन जो होगा वो फिलामेंट होगा। समझ पा रहे हो? बिसाइड्स फ्लैजेला, फ्लैजेला के अलावा पिलाई और फिम्ब्रिये भी प्रेजेंट रहता है कुछ बैक्टीरिया के सरफेस में। समझ पा रहे हो? कुछ बैक्टीरिया के सरफेस में पिलाई मतलब सॉफ्ट छोटा छोटा स्ट्रक्चर और फिम्ब्रिये भी हो सकता है। अब ये किसमें मदद करता है? ध्यान दीजिएगा। तो ये जो सरफेस पे पिलाई और फिम्ब्रिये जो प्रेजेंट है सरफेस स्ट्रक्चर पे बैक्टीरिया में, ठीक है, ये कोई रोल प्ले नहीं करता मोर्टेलिटी में। मतलब ये जो पिलाई और फिम्ब्रिये है ये बैक्टीरिया को मूव कराने में तो कोई रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन ये बैक्टीरिया को किसी जगह पे चिपक करके रहने में, कोई जगह पे चिपक करके, ये बैक्टीरिया है और मान लो ये बैक्टीरिया है और यहाँ पे लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये चाहता नहीं यही चिपक के रहे, तो ये अपने पिलाई और फिम्ब्रिये से इसमें चिपक सकता है। आ रहा समझ में? क्या कर सकता है? चिपक सकता है। तो पिलाई क्या है? पिलाई इलोंगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। किससे बना होता है? स्पेशल प्रोटीन से। फिम्ब्रिये जो है ये भी स्मॉल, ये थोड़ा हार्ड होता है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सपोर्टिंग स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, जो सेल से स्प्राउट यानी बाहर की तरफ हार्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में निकला रहता है। In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in streams and also to the host tissue. तो ये बैक्टीरिया अगर मान लो कि नदी में है, पानी में है और पानी बह रहा है तो पत्थर में चिपक करके बैक्टीरिया रहेगा, पानी के साथ नहीं बहेगा। किसके मदद से? पिलाई और फिम्ब्रिये के मदद से। और अगर ये बैक्टीरिया हम लोगों के शरीर के अंदर चल गया है, हम लोगों का वेन और आर्टरीज के अंदर में चला गया है और वहां पे ब्लड मूव कर रहा है, तो बैक्टीरिया को चिपक करके दीवार में यानी वॉल के साथ अटैच होकर के रहने में ये पिलाई और फिम्ब्रिये मदद करेगा। समझ पा रहे हैं यहां तक? तो इस तरीके से हम लोगों का जो यूकैरियोटिक सेल है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोगों को यहां से राइबोसोम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है? चलिए जल्दी से बताइए, राइबोसोम क्या है? अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो सबसे पहले इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है, यानी ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, और ये है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो ऐसे सेल मेम्ब्रेन के साथ चिपक करके रहेगा। किसके साथ चिपक करके रहेगा? सेल मेम्ब्रेन के साथ। समझ पा रहे हो? जबकि यूकैरियोटिक में ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो कहां पे चिपक करके रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और कहां पे रहेगा? साइटोप्लाज्म में इधर उधर भी प्रेजेंट रहेगा। गोल्जी बॉडी में ये जनरली अटैच नहीं रहता। ठीक है, तो ये राइबोसोम के बारे में पहली बात। अब राइबोसोम का अगर साइज की बात करें तो जो राइबोसोम है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज का होता है, और ये 2 सब यूनिट से यानी 2 केमिकल से मिल करके बना होता है। आ रहा समझ में? अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम पाया जाता है वो एक सब यूनिट जो है, केमिकल जो है, एक पार्ट, उसको बोलते हैं 50S और दूसरे को बोलते हैं 30S।
आ रहा समझ में। और ये दोनों मिलकर के जो बैक्टीरिया का जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70S बनाता है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को समझने में दिक्कत होता है। मान लो एक केमिकल है, ये केमिकल है, इसको हम बोल रहे हैं 50S, और ये केमिकल है, इसको बोल रहे हैं 30S। ये दोनों को मिलाएं तो जो केमिकल बना ये बना 70S। अब मैथमेटिकली देख रहे होगे तुम, तो तुमको लगेगा अरे ये तो 50 है, ये 30, दोनों को जोड़ने से 80 मिलना चाहिए, ये 70S कहाँ से मिल गया? तो यहाँ पे S जो है ना, S के बारे में यहाँ पे नहीं बताया। सेल चैप्टर हम लोग सेल पढ़ चुके हैं कि सेल में, अच्छा ये तो चैप्टर सेल ही है ना, तो इसी चैप्टर में आगे जो है हम लोगों को फिर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जहां पे हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। तो राइबोसोम जो है ना, और इंक्लूजन बॉडीज के बारे में यहाँ थोड़ा सा दिया है, आगे के टॉपिक में राइबोसोम के बारे में और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो जो एस है ना यहाँ पे, ये एस जो है वो सेडबर्ग कांस्टेंट को बताता है। किसको बताता है? अब ये सेडबर्ग कांस्टेंट है क्या? अब ये एक्चुअली में किसी लिक्विड में अगर कोई केमिकल रखते हैं तो वो कितना देर में सेटल डाउन होता है, कितना देर में नीचे बैठ जाता है, उस स्पीड को बताता है। क्या बताता है? मान लो कि ये एक केमिकल है जो किसी लिक्विड में इसको घोलते हैं तो 50 सेकंड में ये नीचे जाकर के बैठ जाता है, और इसको अगर किसी लिक्विड में घोलते हैं तो ये कितना देर में बैठ जाता है? 30 सेकंड में। लेकिन ये दोनों को जब मिला देते हैं तब ये नीचे कितना देर में जाकर के सेटल डाउन होता है? 70 सेकंड में। इसीलिए इसको 50S प्लस 30S जो है वो 70S हो जाता है। समझ पा रहे हो? ओके, तो प्रोकैरियोटिक में जो पाया जाता है ये 70S है, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है राइबोसोम, तो ये 70S किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम पाया जाता है वो एक 60S का होता है और दूसरा जो है वो 40S का होता है, और ये दोनों मिलकर के 80S का राइबोसोम बनाता है। और ये राइबोसोम किस में पाया जाता है? यूकैरियोट्स में पाया जाता है। आ रहा समझ में? लेकिन यूकैरियोट्स में राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही नहीं पाया जाता है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल में जो प्लास्टिड होता है उसके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम प्रेजेंट है। लेकिन इसके अंदर जो राइबोसोम प्रेजेंट है ना, ये 70S का है। मतलब वो राइबोसोम है जो बैक्टीरिया में होता है। जो बैक्टीरिया में राइबोसोम होता है वही बैक्टीरिया यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट है, और वही बैक्टीरिया ये प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट जो नाम सुने ना, उसके अंदर भी प्रेजेंट है। समझ पा रहे हैं? तो ये 70S 30S ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए देखिए राइबोसोम का काम क्या है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या करना? प्रोटीन सिंथेसिस करना। सेवरल राइबोसोम may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes और polysomes। यानी ये जो राइबोसोम है वो एक mRNA चेन में जब बहुत सारा राइबोसोम जुड़ जाएगा, समझ पा रहे हैं? सेवरल राइबोसोम, बहुत सारा राइबोसोम may attach to a single mRNA, एक mRNA से बहुत सारा राइबोसोम जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा? ये पॉलीसोम। आ रहा समझ में? क्या बना देगा? The ribosomes of a polysome translate mRNA into protein। और ये जो राइबोसोम है ना, जब mRNA से जुड़ेगा तो ये mRNA को रीड करके, समझ करके कि ये कैसा RNA है, उसके बेसिस पे ये प्रोटीन बना देगा। क्या बना देगा? प्रोटीन, जो हम लोग क्लास 12 में इसको डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। अब बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज का। किसका? इंक्लूजन बॉडीज का। तो रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। यानी जो रिजर्व मटेरियल है, जो केमिकल को जमा करके रखना है, रिजर्व करके रखना है सेल में, साइटोप्लाज्म के अंदर, समझ पा रहे हैं? तो वो किस फॉर्म में रखेगा? इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में रखेगा। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। और जो इंक्लूजन बॉडीज होता है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, और ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में लाई करेगा। यानी लाई करेगा यहाँ पे फ्रीली, कोई इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है। और यहाँ पे केमिकल के ऊपर मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, लेकिन ये केमिकल पैकेट के फॉर्म में प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर। एग्जाम्पल कौन कौन सा इंक्लूजन बॉडीज हो सकता है?
तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकता है जहां पे बहुत सारा फॉस्फेट बंद रहेगा, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो सकता है, ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल्स हो सकता है, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, जो बैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी जो पानी में पाया जाता है उसमें गैस वैक्यूल्स हो सकता है, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी पाया जा सकता है गैस वैक्यूल। क्यों? क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो वहां पे गैस रिलीज होगा, प्लस में गैस अगर उसके अंदर गैस वैक्यूल होगा तो उसका वेट कम होगा, प्लस में पानी के अंदर वो नहीं जाएगा, ऊपर में ही रहेगा ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो समझ पाए? आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो यूकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।